हेलो एवरीवन, मैं नरेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वाईपी एकेडमी पे। देखो, हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे। फंडामेंटल राइट्स में 2 क्लास हो चुकी हैं आपकी, उसमें सारे फंडामेंटल राइट कवर कर लिए हमने। सिर्फ और सिर्फ रिट्स बची थी अपनी, तो रिट्स के लिए बोला गया था कि अलग से क्लास लेंगे उसकी पूरी। तो आते हैं सर अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, रिट्स पे। तो देखो, हम रिट्स पढ़ने वाले हैं। बात आती है रिट्स हैं क्या। तो अपन ने बताया था आर्टिकल 32 जो है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के लिए दे रखी हैं, और आर्टिकल 226 में दे रखी हैं आपके हाई कोर्ट के लिए। सर ये 2 रिट्स दे रखी हैं आपकी। बेसिकली रिट्स जो है 2 आर्टिकल्स में दे रखी हैं आपकी, 226 और आपका। अब आती है बात, सर रिट्स हैं क्यों। जब कभी भी अगर फंडामेंटल राइट्स वॉलेट हो रहे हो तो उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए बनाई गई हैं। ठीक है सर। तो देखो, रिट्स जो है बेसिकली 5 तरह की है ना, और इंग्लैंड से लिया है अपने पूरा कंसेप्ट सर, है ना। यूके का कंसेप्ट है ये वाला। तो रिट्स जो है 5 है अपनी। 5 कौन कौन सी है सर। कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं इसके ऊपर, कई बार सर। हैबियस कॉर्पस आपकी सर, मैंडमस, एक है आपकी क्यो वारंटो, प्रोहिबिशन, और लास्ट है आपकी सर्टिलरी। ठीक है सर। ये 5 सारी रेट्स होती हैं बेसिकली आपकी, क्यो वारंटो, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन और सर्टिलरी। ठीक है सर। अब इन 5 को ऊपर डिटेल में पढ़ेंगे एक एक चीज को सर, पूरी को, है ना। उसमें क्या क्या दे रखा है, क्या क्या मेन चीज बातें हैं, क्या क्या मेन बातें हैं उनके अंदर। ठीक है सर। आते हैं नेक्स्ट चीज पे। तो देखो, डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं सर। तो अपन सबसे जो पहली वाली है उस पर करते हैं सर, है ना। हैबियस कॉर्पस। अब देखो, हैबियस कॉर्पस जो है इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, यूपीएससी ने कई बार तो उनका सिर्फ मीनिंग पूछा हुआ है कि उनका मतलब क्या है, लिटरल मीनिंग क्या है उनका, है ना। तो शाब्दिक अर्थ क्या है उनका, तो वो है टू हैव द बॉडी ऑफ। ठीक है सर। यानी कि जो आपकी बॉडी है ना सर, उस पर 100% आपका अधिकार है। एक बात, कोई भी आपसे आपकी आज़ादी नहीं छीन सकता। यानी जो आपका आर्टिकल 21 है ना, लाइफ एंड लिबर्टी जो दे रखा है, वो लाइफ एंड लिबर्टी को प्रूव करता है। ये वाली आपकी डेट जो है। यानी कि देखो, 2 कंडीशन है। या तो कोई कभी किसी को उठा ले जाए तो उस पर चार्ज लगेगा कौन सा, किडनैपिंग। मान लिया जाए सर कोई एक्स पर्सन है, उस एक्स ने किसी वाई पर्सन को जबरदस्ती अपनी उसमें ले लिया, कब्जे में ले लिया उसने, तो उस पर चार्ज लग जाएगा कौन सा, किडनैपिंग का लग जाएगा। किडनैपिंग, एबडक्शन, माइनर अगर है तो वो सब चीज़ें। लेकिन सर अगर यही काम पुलिस ने किया या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने किया, एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो पुलिस उठा लेती है कई बार, पुलिस वाले ने आपको एग्जाम्पल ले दे रहा हूं सर, पुलिस ने किसी वाई पर्सन को उठा लिया, तो सर जो रूल कहता है वो ये है कि पुलिस ने जिस वाई पर्सन को उठाया है ना, इस वाई को विद इन 24 आवर्स, अगले 24 घंटे के अंदर जज के सामने पेश करना पड़ेगा उसको। सर जज के सामने, ध्यान रखना, इन फ्रंट ऑफ जज, जज के सामने पेश करना पड़ेगा उसे। यहां पर ध्यान रखना सर, कोर्ट नहीं बोला गया है, जज बोला गया है। क्योंकि कोर्ट सैटरडे संडे बंद रहते हैं, तो शाम को 5 बजे जब कोर्ट बंद हो जाता है इन जनरल सर, तो अगर मान लो किसी को उठाया ही रात के 8 बजे है, तो अगले दिन सैटरडे पड़ गया या नेक्स्ट संडे आ गया या कोई और छुट्टी आ गई, कोर्ट की छुट्टी भी होती है सर, लीगल छुट्टी जो होती है उनकी, अगर कोई छुट्टी आ गई है तो वो जज के सामने ले जा सकते हैं, ध्यान रखना कहीं भी। और सर जज के सामने का मतलब, जज एकमात्र अथॉरिटी है पूरे देश में, ध्यान रखना सर, सारे जज मिला के, जो जहां पर वो है वो वहीं पर सुनवाई कर सकता है, और वो चाहे तो वहां पर बेल भी दे सकता है, चाहे तो उसको कस्टडी दे सकता है, जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी, जो भी कस्टडी दे रहा है वो। तो अपने को एक कंसेप्ट समझ में आ रहा है सिंपल सा, जज के सामने पेश करना होता है 24 घंटे के अंदर। अब मान लो किसी भी पुलिस वाले ने, एक्सपाइर किसी पोस्ट का आदमी, उसने किसी वाई पर्सन उठा लिया, और उसको सर 2-3 दिन हो गए, 24 आवर्स से ज़्यादा हो गए, अगर 2 दिन हो गए उसको, तो डेफिनेटली उसके जो भी नोन है उनके पास अधिकार है कि जज के सामने पेश किया कि नहीं किया ये जानने का। अगर नहीं किया है तो वो सब लोग, उसके जो जानकार हैं, उसके जो भी रिलेटिव हैं, उसके ब्याह पे हैबियस कॉर्पस इशू करवा सकते हैं, किसके खिलाफ, पुलिस के खिलाफ। समझ पा रहे हैं बात को सर। ये है हैबियस कॉर्पस आपकी, पुलिस के खिलाफ, और पुलिस को कारण बताना पड़ेगा कि भैया आपने जो, जिसको आपने गिरफ्तार किया है, बॉडी लेके आए, वो है कहाँ।
जज के सामने 24 घंटे, 2 बातें याद रखना सर, सिंपल चीज। समझ में आया आपने को हेबियस कॉर्पस बहुत क्लियरली, बिल्कुल बेसिक टर्म्स में, ठीक है सर। नेक्स्ट पे आता है ना, तो हेबियस कॉर्पस समझ गए ना अपन। अब ध्यान रखना, जो हेबियस कॉर्पस है वो होती है किसके खिलाफ जारी होती है? इंडिविजुअल के खिलाफ। इंडिविजुअल या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल। और गवर्नमेंट ऑफिशियल जनरली कौन उठाता है आपको? पुलिस। कोई भी कर सकता है गिरफ्तार आपको, पर जनरली पुलिस सर, ठीक है। गिरफ्तार का मतलब यहां पर है सर हथकड़ी वाला वो सिस्टम नहीं कि अपनी कस्टडी ले ली उन्होंने, ठीक है। तो या तो गवर्नमेंट ऑफिशियल कर रहा है या उसको इंडिविजुअल कर रहा है। इंडिविजुअल करेगा तो किडनैपिंग लगा देंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल ने किया तो उस पर हेबियस कॉर्पस लगा देंगे सर। समझ गए बिल्कुल बेसिक बात सर। आते हैं सर नेक्स्ट चीज पे। तो हेबियस कॉर्पस समझ में आया आपने को, बिल्कुल बेसिक लेवल पे। आपके पास कस्टडी, आपकी बॉडी आपकी है सर, कोई आपसे उसको छीन नहीं सकता। जो उसकी आज़ादी है, आपको बॉडी की जो आज़ादी है, आपकी शरीर की जो आज़ादी है, उसे कोई नहीं छीन सकता। अगर आपसे छीन रहा है तो डेफिनेटली उसके खिलाफ आप हेबियस कॉर्पस लगा सकते हो। समझ में आया सर। आते हैं सर नेक्स्ट पे। देखो नेक्स्ट है अपनी, जैसे अपनी थी मैंडमस। सेकंड जो है आपकी मैंडमस। सर मैंडमस का लिटरल मीनिंग होता है, वो होता है आपका वी कमांड। वी कमांड ना, यानी हम आदेश देते हैं सर, है ना। अब देखो जनरली हुआ क्या, मान लेते हैं सर कोई भी गवर्नमेंट लेवल का आदमी है, कोई भी गवर्नमेंट में कोई सर्वेंट है, कोई ऑफिसर है, जो भी है, वो अपना काम पूरा नहीं कर रहा है, यानी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है सर, सिंपल सा। उसको जो काम दिया गया है वो उस काम को नहीं कर रहा सर। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक काम दिया गया है, एक ड्यूटीज है उसकी, फंक्शंस हैं उसके, अगर वो उन्हें नहीं कर रहा है तो कोर्ट जा सकते हैं, उसके खिलाफ मैंडमस रिट इशू करवा सकते हैं, और कोर्ट उसे काम कमांड करेगा। ये वी कमांड क्या मतलब क्या है? कोर्ट कमांड दे रहा है उस पर्सन को, किसको? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, कि भैया आपको काम करना पड़ेगा, आप जिस काम के लिए आए आपको वो करना पड़ेगा, जो आपको अथॉरिटी दी गई है, जो आपको ड्यूटी है, आपके फंक्शंस हैं, वो आपको पूरे करने पड़ेंगे। तो हम उन्हें फोर्सफुली करवा सकते हैं उससे, जो उसके फंक्शंस हैं सर, फंक्शन जो लीगल फंक्शंस हैं उसके, जो लीगल उसको काम दिया गया वो सब करवा सकते हैं उससे, ठीक है सर। तो मैंडमस समझ में आई अपने को। जब कभी भी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम करने से मना कर दे, या जो उसके ड्यूटीज और फंक्शंस हैं उन्हें नहीं निभा रहा हो, उनके काम पूरे नहीं कर रहा हो, तो सर उसके खिलाफ मैंडमस रिट इशू करवा सकते हैं। ध्यान रखना, ये वर्ड याद रखना सर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये प्राइवेट में इशू नहीं होती, ध्यान रखना, प्राइवेट पे लागू नहीं होती ये वाली बात है। एग्जाम्पल के लिए सर, सरकारी कोई टीचर है, वो डेली अटेंडेंस लगा रहा है लेकिन बच्चों को पढ़ाता नहीं है, क्लास में आता ही नहीं है, तो सर मैंडमस इशू करा सकते हैं उसके खिलाफ कि मार साहब आप आना चाहिए भैया, आपको आना पड़ेगा। अगर आप स्कूल में एनरोल्ड हो, तनख्वाह ले रहे हो, तो आपको बच्चों की क्लास लेनी पड़ेगी, चाहे बच्चे उसमें 5 बैठे हैं, 10 बैठे हैं, 50 बैठे हैं। समझ पा रहे हैं? इस तरह से चीज़ें होती हैं, काम करती हैं। अब ये बहुत शानदार चीज़ें हैं। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा सर ये तो सुना ही नहीं आज तक कभी, बोलो भैया पता ही चला, पहली बार पता लग रहा है। ऐसा है सर, ये सब होते हैं बहुत, इसीलिए बोलते हैं पढ़ना जरूरी है, पढ़ाई लिखाई इसीलिए जरूरी है। नौकरी तो मिल ही जाएगी, पढ़ाई करोगे, नौकरी वोकरी वो तो सब अलग चीज़ें हैं, हो ही जाएंगे वो सब चीज़ें तो, लेकिन आपको नॉलेज मिलती है, आप उससे एक अच्छे सिटीजन बन सकते हो, गलत नहीं होने दोगे कहीं भी, बहुत हद तक रोक सकते हो सर, बहुत हद तक चीज़ें सही हो सकती हैं आपके छोटे डिसीजन से, ठीक है सर। तो मैनुअल समझ में आ गया अपने को, बिल्कुल बेसिक लेवल पे। आते हैं सर नेक्स्ट। नेक्स्ट है अपना क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का मीनिंग निकलता है सर बाय व्हाट अथॉरिटी। ठीक है। अब मान लो ऐसा हुआ, किसी एक पोस्ट पे, गवर्नमेंट पोस्ट पे कोई भी एक एक्स पर्सन है, ये मान लो किसी वाई की जो पोस्ट है उसका एनक्रोचमेंट कर रहा है, यानी उसको जबरदस्ती हथिया रहा है। कोई एक्स पर्सन है, वो जो वाई के फंक्शंस है, वाई जो है उसके फंक्शंस है, उनके फंक्शंस को हथिया रहा है जबरदस्ती, या उसको जबरदस्ती उसका ओवरकम कर रहा है उसकी पावर्स को। तो सर ये जो वाई है, ये क्यों वारंट रिट इशू करा सकता है, किसके खिलाफ? एक्स के खिलाफ। सर एग्जाम्पल के लिए, प्योरली एग्जाम्पल के लिए, बिल्कुल सिंपल सा, अगर कहीं पे कोई टीचर है, एग्जाम्पल
सर गवर्नमेंट टीचर है कहीं पर भी, वो जाके प्रिंसिपल ऑफिस में बैठ जाए और सर प्रिंसिपल ऑफिस में जाके नेतागिरी करने लग जाए। गवर्नमेंट कोई भी टीचर जाके प्रिंसिपल ऑफिस में बैठ जाए, एमएनसी में नहीं, डेली जाके बैठ रहा है और प्रिंसिपल को काम नहीं करने दे रहा, तो सर प्रिंसिपल साहब जो हैं इस स्कूल के, वो क्यों वारंट और रिट इशू करा सकते हैं कोर्ट के थ्रू। वो सीधा सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि भैया ये जो टीचर है हमारा, ये हमें काम नहीं करने दे रहा है। तो कोर्ट पूछेगा भैया अथॉरिटी क्या है तुम्हारे पास इस काम को करने के लिए, तुम टीचर हो, तुम्हें प्रिंसिपल किसने बनाया, अथॉरिटी क्या है तुम्हारे पास। समझ रहे हैं सर, सिंपल सा ये चीज़ है बेसिक सी, और ये सब में लागू होती है, सिर्फ इसमें नहीं, हर जगह लागू होती है। फॉर एग्जाम्पल पुलिस के लिए देख लो सर, अब पुलिस में मान लो कोई कांस्टेबल है, एग्जाम्पल के लिए मान लो, और कांस्टेबल जो होता है उसको सर चालान काटने का अधिकार नहीं होता कभी भी। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं इस चीज़ को, हमेशा इंस्पेक्टर ही काट सकते हैं, जो 2 स्टार होते हैं वो ही काट सकते हैं हमेशा, 2 स्टार या उससे ऊपर का रैंक आदमी, इंस्पेक्टर साहब ही हमेशा चालान काटते हैं। वो काट तो वो भी देंगे, भर देंगे सब चीज़ें, लेकिन साइन जो होते हैं ना रसीद पे, जो रसीद होती है साइन होते हैं, वो ऑथराइज कौन है उसके लिए सर, अथॉरिटी कौन है उसके लिए, इंस्पेक्टर साहब। लेकिन मान लो कहीं पर ऐसा है कि सिर्फ 2-3 आपके जो कांस्टेबल हैं वो खड़े हुए हैं और वही पर्चियाँ काट रहे हैं और उसके साइन ही नहीं है कहीं, वो इंस्पेक्टर को साइन करने ही नहीं दे रहे, उसकी अथॉरिटी खत्म कर दी, तो डेफिनेटली सर वो जाके बोल सकते हैं इंस्पेक्टर साहब जो हैं कि भैया अथॉरिटी नहीं है इनके पास और ये चालान काटे जा रहे हैं मेरी परमिशन के बिना। समझ में आई सर बात अपने को। तो ये है आपका क्यों वारंट हो, बेसिकली अथॉरिटी क्या है आपको उस काम करने के लिए, ये पूछ सकते हैं सर। ये भी वंस अगेन सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के खिलाफ ही होती है, ध्यान रखना। देखो एक चीज ध्यान रखना सर, ये प्राइवेट में लागू नहीं होती हैं। प्राइवेट मतलब पर्सनल है उसका, अब किसी घर में जाकर तुम नहीं कह सकते तुम्हारा काम नहीं है ये, लेकिन जहाँ सरकारी सिस्टम है, सरकार ने सबको फंक्शंस दिए हुए हैं, ड्यूटीज दी हुई हैं, वो सबके क्षेत्र हैं। कोई भी आदमी अपना जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के बाहर जाकर काम नहीं कर सकता। अगर वो बाहर जाकर कर रहा है, दूसरे के क्षेत्र में जाकर इंटरफेयर कर रहा है, तो कोर्ट पूछ सकता है उनसे क्यों वारंट और रिट के थ्रू, अथॉरिटी क्या है सर आपके पास। समझ गए, सिंपल चीज़ है। तो ये दोनों समझ में आई अपने को। आते हैं सर नेक्स्ट पे। देखो नेक्स्ट आती है आपकी जो 4th नंबर की है, वो है आपकी प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड। टू फॉरबिड, ठीक है सर। मतलब क्या हुआ इस बात का सर, मान लिया जाए जैसे अपन ने यहाँ तो देखा था, उसमें किसी भी पर्सन के केस में मान लो कोर्ट भी होते हैं आपके, जैसे मान लो ये कोई भी एग्जांपल के लिए लेते हैं सर, कोई भी आपका सेशंस कोर्ट है फॉर एग्जांपल सर, ये कोई भी सेशंस कोर्ट है। अब देखो सेशंस कोर्ट की अपनी सीमाएं हैं, अपन एक चीज समझें सर, हर कोर्ट की अपनी एक सीमा है। जैसे कोई भी सेशंस कोर्ट है आपका एग्जांपल के लिए सर, उस सेशन कोर्ट का एक अपना दायरा है, सीमा है उसकी, लिमिटेड है भाई, लिमिटेशंस हैं उसकी, तो उस क्षेत्र में काम कर सकता है एग्जांपल के लिए। अब सर मान लो सेशंस कोर्ट जो है ये ऊपर वाला कोर्ट है, इससे हाई कोर्ट, इस हाई कोर्ट के फंक्शन करने लग जाए, यानी वो हाई कोर्ट वाले काम खुद करने लग जाए कोई सेशंस कोर्ट। एग्जांपल ले लेते हैं सर, मान लो जैसे एग्जांपल होता है सर आपका फॉर एग्जांपल इलेक्शन ऑफ एमएलए, एमएलए के इलेक्शन डिस्प्यूट्स कौन सुनता है, हाई कोर्ट सर। लेकिन मान लो कोई सेशंस कोर्ट है, वो नेतागिरी करे कि नहीं सर हम सुनेंगे इस बार, इलेक्शन डिस्प्यूट हुआ कोई भी एमएलए का, उसको सेशंस कोर्ट बोले कि मैं सुनूंगा, और वो सुनवाई शुरू कर दे, तो सर क्या होगा, जो ऊपर वाला कोर्ट है ना, हाई कोर्ट जो है, यानी जो हायर कोर्ट है, इसमें होता क्या है, हायर कोर्ट जो होता है ना, वो इशू करता है किसके खिलाफ, लोअर कोर्ट के खिलाफ। किस रिट को, प्रोहिबिशन को। हायर कोर्ट इशू करेगा लोअर कोर्ट के खिलाफ, बोलेगा बोलो भैया अपनी औकात के बाहर है, औकात के बाहर है ना, ये कैसे कर सकते हो, काम ही नहीं है अपने पास, पावर ही नहीं है, तो तुम्हारी पावर नहीं है तो इसको भैया छोड़ दो यहीं कहीं, ठीक है। तो फॉरवर्ड करना, उसको रोक दें वहीं कहीं, रोक देना कि आप उस केस को वहीं कहीं रोक दो, इस केस की सुनवाई देखी जाएगी, आप छोड़ दो वहीं कहीं, यानी उस केस में लोअर कोर्ट जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता, हायर कोर्ट जो है उससे ऊपर वाला कोर्ट जो है उसको मना कर देगा। सर एग्जाम्पल के लिए हाई कोर्ट से ऊपर कौन, सुप्रीम कोर्ट, यही केस इस केस में हो सकता है। मान लो हाई कोर्ट को ऐसा काम कर रहा है, जैसे इंटरस्टेट डिस्प्यूट होते हैं आपके, मान लो 2 राज्यों के बीच में लड़ाई है किसी मुद्दे को लेकर सर, अब उसको हाई कोर्ट नहीं सुन सकता, वो किसके पास पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास है।
और हाई कोर्ट नेतागिरी कर रहा है, मान लो उसमें राजस्थान और से यूपी को केस चल रहा है एग्जाम्पल के लिए, तो सर उसको हाई कोर्ट नहीं सुन सकता, पावर किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। अगर हाई कोर्ट ने सुनना शुरू कर दिया, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा प्रोहिबिशन रेट जारी कर रहा हूं भैया, और इस केस को यहीं कहीं रोक दिया जाए। तो समझ गए अपन, ऊपर वाला कोर्ट उससे नीचे वाले कोर्ट के लिए प्रोहिबिशन जारी करता है अगर नीचे वाला कोर्ट अपनी जो उसका न्याय क्षेत्र है उसके बाहर जाके काम कर रहा है, तो उसके ड्यूटीज फंक्शंस और पावर्स के बाहर जाके काम कर रहा है, तो उसके लिए प्रोहिबिशन रेट जारी हो सकती है सर। बेसिक बात समझ गए एकदम। लेकिन एक ध्यान रखना, ये होती किसके खिलाफ है, ओनली कोर्ट्स के खिलाफ, ओनली कोर्ट्स के खिलाफ होती है सर, ये ध्यान रखना बस, यही इंपॉर्टेंट बात है इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कोर्ट्स के खिलाफ ही होती है ये। तो समझ गए अपन इस चीज को, है ना। कोर्ट्स या फिर ट्रिब्यूनल जो होते हैं आपके, एक ही बात है सर, है ना। ट्रिब्यूनल बेसिकली आपके जो होते हैं वो क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है, अर्ध न्यायिक जिन्हें बोलते हैं बॉडी होती है ना। बेसिक डिफरेंस कोर्ट में और ट्रिब्यूनल में ये होता है, कोर्ट जो है वो किसी को भी समन भेज सकते हैं, बुलावा भेज सकते हैं, उसे सुनवाई कर सकते हैं, उसके खिलाफ पेनल्टी लगा सकते हैं, फाइन लगा सकते हैं, उसे सजा दे सकते हैं, जेल भी भेज सकते हैं। ट्रिब्यूनल सारे काम कर सकते हैं जेल भेजने के अलावा, सजा नहीं दे सकते वो। कोर्ट किसी को भी आपको सजा दे सकता है किसी भी लेवल की सर, वो उसको आपके फांसी से सुना सकते हैं, 10 साल 20 साल की उसको इम्प्रिजनमेंट। कोर्ट ट्रिब्यूनल ये सब काम नहीं करता, बस ये डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस। ट्रिब्यूनल सारे काम कर सकता है सजा देने के अलावा सर, सजा देने का काम किसका है, कोर्ट का, ठीक है। तो प्रोहिबिशन समझ में आया सर अपने को। आते हैं सर लास्ट रिट पे अपनी, और लास्ट रिट है अपनी सर्ट्यूररी। सर्ट्यूररी का मीनिंग निकलता है सर अपना टू बी सर्टिफाइड, ठीक है। अब देखो अपन ने देखा प्रोहिबिशन में क्या किया, मान लो किसी छोटे कोर्ट ने सुनवाई चालू करी और ऊपर वाले कोर्ट ने उसको रोक दिया क्योंकि वो उसके अपने दायरे के बाहर जा रहा था, ठीक है सर। अब मान लो नीचे वाला कोर्ट जो है वो अपने दायरे के बाहर जा रहा है, ये लोअर कोर्ट था और ये हायर कोर्ट है सर। सर्ट्यूटरी जारी, प्रोहिबिशन जारी करी थी हायर कोर्ट ने लोअर को सर, एक बात, ठीक है। अब मान लो ये कोई एक्स केस था सर, यहां पर जो सुनवाई चल रही थी, अब प्रोहिबिशन में उस केस को रोक दिया गया। अगर प्रोहिबिशन उसको रोक दिया गया तो उस केस का कुछ तो करेंगे, तो उस केस को ट्रांसफर करा देते हैं कहां पर, हायर कोर्ट के अंदर। तो जो हायर कोर्ट है आपका वो उस नीचे वाले कोर्ट से बोलेगा कि भैया ट्रांसफर कर दो इस केस को मेरे पास, आपकी औकात के बाहर है, आपके न्याय क्षेत्र में नहीं आता, वो आप नहीं कर सकते, पावर नहीं है आपके पास अपनी, तो इसको मेरे पास ट्रांसफर कर दो। फॉर एग्जाम्पल दो राज्यों के बीच लड़ाई हो रही है, इंटरस्टेट रिलेशन है, इंटरस्टेट डिस्प्यूट है किसी भी चीज के ऊपर सर, कोई भी मैटर है किसी भी तरह का, तो वो इसके पास नहीं आता, हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट की पावर है, और मान लो इसने सुनना शुरू कर दिया, तो पहले रिट जारी होगी कौन सी, प्रोहिबिशन की, उसको रोका जाएगा कि भैया आप ये काम ना करें, आपके पावर के बाहर है। लेकिन उस केस को सुनेगा कौन, सुप्रीम कोर्ट। तो जो आपकी सर्ट्यूटरी रिट है, इस रिट को जारी करके सुप्रीम कोर्ट उस बात को उस केस को अपने पास ट्रांसफर करा लेगा, तो इसको बोलते हैं सर्ट्यूटरी। सर्ट्यूटरी रिट जारी होने के बाद जो नीचे वाला कोर्ट है उसे ट्रांसफर करना पड़ेगा उस केस को ऊपर वाले कोर्ट को, ये होता है सर्ट्यूटरी सर। समझ गए बेसिक। तो ये भी कोर्ट से खिलाफ होता है और ये भी कोर्ट से खिलाफ होता है सर, ये ध्यान रखना। यानी कि प्रोहिबिशन और सर्ट्यूटरी दो रिट्स हैं जो आपकी कोर्ट के खिलाफ होती हैं, और जो पहली तीन थी अपनी, जो आपकी पहली तीन थी, हैबियस कॉर्पस, आपकी मैंडमस और क्यो वारंटो, ये तीनों होती हैं इंडिविजुअल के खिलाफ, पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ होती हैं, और ये दोनों होती हैं आपकी कोर्ट के खिलाफ। ये बेसिक डिफरेंस है, समझना सर इस बात को, और बिल्कुल डेप्थ समझा के तीनों बातें समझ में आई होंगी अपने, तीनों रिट्स ये वाली और दोनों आपकी सर्ट्यूटरी और आपकी प्रोहिबिशन, ठीक है सर। आते हैं सर नेक्स्ट बात पे। अब देखो जो नेक्स्ट चीज है इसके बाद, ये तो हुई अपनी रिट्स है ना। अब देखो रिट्स में एक चीज बताता हूं सर, एक है अपना हाई कोर्ट, देखो रिट्स दोनों के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी है, हाई कोर्ट के पास भी है। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32 है और हाई कोर्ट का 226 है सर, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो दायरा है, जो रिट का जो आपका न्याय क्षेत्र है, जुडिक्शन से हम बोलते हैं सर, वो कंपैरेटिवली हाई कोर्ट से कम है। हाँ, और ये स्टेटमेंट आया हुआ है, ये थोड़ा लोगों को लगेगा ये कैसे पॉसिबल है सर, सुप्रीम कोर्ट तो बड़ा कोर्ट है, उसके पास तो पावर ज़्यादा होनी चाहिए।
सर रिट्स के मामले में ज्यादा नहीं है उसके पास, ध्यान रखना। उसका रीजन है सिंपल सा, कोई ज्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। सर रिट्स जो है सुप्रीम कोर्ट कर सकता है ओनली फॉर एफआर, ये ध्यान रखना सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है सिर्फ और सिर्फ एफआर के लिए, लेकिन हाई कोर्ट जारी करते हैं एफआर के लिए एंड अदर लीगल राइट्स के लिए भी करते हैं सर। जैसे कोई भी लीगल राइट है, अगर आपका वायोलेशन हो रहा है तो ये उसके लिए भी कर सकता है। एफआर तो करेगा ही करेगा, तो एफआर में तो दोनों की पावर बराबर है, ध्यान रखना सर। एफआर में दोनों की बराबर है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की। उसके अलावा ये सारी भी कर सकता है लीगल राइट्स, तो इसलिए इसका न्याय क्षेत्र ज्यादा होता है। यानी रिट्स वाला पार्ट हाई कोर्ट के पास ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट, और यही स्टेटमेंट आया हुआ है सर, सिंपल सा। तो क्या बोल सकते हैं, द रिट jurisdiction ऑफ हाई कोर्ट इज मच वाइडर देन दी सुप्रीम कोर्ट। समझिए सर, वो ज्यादा वाइडर है। ये एक और कंसेप्ट है जो कई बार आता है क्वेश्चन। ठीक है सर, समझिए काम की चीजें। अब आते हैं सर इससे रिलेटेड कुछ बातें और हैं, दो तीन चीजें फंडामेंटल से जुड़ी हुई हैं जो चीज ना, तो देखो उस पर आते हैं अपन। तो फंडामेंटल जुड़े हुए तीन चार केस हैं सर, इंपॉर्टेंट केसेस जो हैं जो एफआर में काम आते हैं आपके, तो उनकी बात डिस्कस कर लेते हैं सर उन्हें थोड़ा सा। तो इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है सर, इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ एफआर, और वो कौन कौन से हैं अपने। ठीक है सर, जैसे अगर सर इस पे जाएं अपन, तो एक केस है इनका, जो पहला केस बनता है इसका एफआर का जो है आपका, वो है सर आपका जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस तो था इनका, जैसे केशवानंद भारती केस है सर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है सर, जिसमें कि काफी कुछ चीजें चेंज हुई हैं, उसके बाद बहुत कुछ आया नया है ना। ठीक है सर, एक है इसी के अंदर सर मिनर्वा मिल्स वाला केस था आपका, आपकी मेनका गांधी वाला केस है अपना, जैसे मेनका गांधी का केस है। ठीक है सर, मिनर्वा मिल्स का केस है एक। ठीक है सर, ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस है। इसके अलावा केस तो बहुत सारे हैं और भी, केस तो अपन वैसे एक केस की मैंने अलग से वीडियो बनाई है सर पूरी। एक चीज ध्यान रखना, एक केसेस जितने भी हैं रिलेटेड पूरी पॉलिटी के, अपने इंपॉर्टेंट केस जो भी रहे उन इंपॉर्टेंट केसेस की सबकी एक वीडियो है अलग से पूरी, उस वीडियो में पूरा पूरा अपने कवर किया हुआ सब कुछ है सर। ठीक है, तो देखो इसका थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं इनके अंदर मेन मेन चीजें क्या थी, है ना। तो देखो एक जैसे आपका बताते हैं सर केशवानंद भारती केस पे। तो केशवानंद भारती केस आपका 1973 का केस है, 1973 में हुआ था। हुआ क्या बेसिकली, जो आपकी प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी, केशवानंद भारती बेसिकली थे कौन, थोड़ा सा ब्रीफ बताता हूँ सर इसके बारे में। केशवानंद भारती जो है आपके वो मठाधीश थे। एक मठ था आपका केरल के अंदर, एदनीर मठ करके था, एक मठ था, है ना। मठ था, मठ होते हैं बेसिकली कि हिंदू सिस्टम जो होता है अपना, हिंदू समुदाय के मठ हुआ करते हैं सर, वो मठ था वहां पे। उस मठ के अंदर हुआ क्या, उस टाइम पे केरल गवर्नमेंट ने एक्ट पास किए थे 1960s में। ये 73 में तो वर्डिक्ट आया है इसका, उसका रिजल्ट आया है, ये उससे पहले ही कहानी है सर। तो उन्होंने क्या किया, सरकार ने लागू किया कि जो जमीन है वो जमीन पे सीलिंग लगाई जाएगी 1960s के अंदर, और वो जमीन जो है वो लिमिटेड ही होगी लोगों के पास। अगर किसी के पास ज्यादा जमीन है तो उसे लेके गरीबों में बांट दिया जाएगा सर, ये किया गया। तो इनके मठ के पास जमीन थी, और इन्होंने बोला और कोई भी धार्मिक जो जगह है वो ओनर नहीं हो सकते कभी भी किसी उसके, धार्मिक जगह जो टेम्पल्स वगैरह हैं आपके, जो भी चीजें, उन सबको सबकी जमीन होगी। अब ये उस मठ के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने इस चीज को सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज किया। पहले किया केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अब केरल गवर्नमेंट ने, जो हाई कोर्ट था, हाई कोर्ट ने भी इनके फेवर में जजमेंट नहीं दिया, स्टेट गवर्नमेंट के फेवर में दे दिया कि सरकार जो बोल रही है सही है और जमीन तो ले सकते हैं सर। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट ने भी सर यही डिसीजन दिया कि केशवानंद भारती हार गया उस केस के अंदर। बेसिकली समझना इस बात को इंपॉर्टेंट, उन्होंने सरकार का ही फेवर किया, केशवानंद भारती का फेवर नहीं किया उस केस के अंदर। उन्होंने बोला क्लियरली कि ठीक है सर, ये जो है आपका
कर सकते हैं, ऐसा सरकार कर सकती है। लेकिन उसके साथ में एक इंपॉर्टेंट बात हो गई सर, एक उसके साथ में एक बहुत काम की चीज हो गई, और वो काम की चीज क्या थी अपनी, कि 1973 में जब वर्डिक्ट आया उन्होंने, तो उन्होंने एक केशवानंद भारती के बाद में एक चीज बोल दी सुप्रीम कोर्ट ने, कि आपका जो आपका पार्लियामेंट है वो चेंज कर सकता है कुछ भी, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है, यानी संविधान का जो मूल ढांचा है, उससे छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ये जन्म लिया सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बेसिक स्ट्रक्चर जो आपका मूलभूत सिद्धांत है, मूलभूत जो ढांचे वाला कंसेप्ट है आपका, डॉक्ट्राइन प्रिंसिपल है, वो कब जन्म हुआ सर उसका, वो हुआ है 1973 में केशवानंद भारती के बाद में सर, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इसके अंदर, और ये काफी इंपॉर्टेंट केस है, तो ये इनका मेन था। उसके बाद में ये हुआ कि सरकार ने को माननी पड़ी ये बात कि हाँ फंडामेंटल राइट्स में चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें कैसी भी, लेकिन सर आपको बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान रखना पड़ेगा, मूलभूत जो ढांचा है अपना वो संविधान का, वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो चेंज नहीं होना चाहिए सर किसी भी लेवल पे, किसी भी तरह से। ठीक है, ये हुई सर एक बात। अब आती है बात, देखो सर सेम कहानी सेम मेनका गांधी केस में। अब मेनका गांधी केस में क्या हुआ, 1978 का केस है सर। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली मेनका गांधी का पासपोर्ट रख लिया गवर्नमेंट ने 1978 के अंदर, मेनका गांधी का पासपोर्ट रख लिया सरकार ने, और उन्हें कारण नहीं बताया उसका। तो मेनका गांधी ने, अब देखो आर्टिकल 21 है, 21 में क्या दिया गया, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। अब लिबर्टी में राइट टू ट्रेवल भी तो आता है, तो उन्होंने बोला कि सरकार ऐसे एब्रप्टली मना कैसे कर सकती है मुझे, उस टाइम जो सरकार थी। तो सर उनका पासपोर्ट से रिलेटेड इशू था, तो उनका पासपोर्ट रख लिया गया, और उन्हें बताया नहीं गया कि क्यों मना कर रहे हैं उनको, पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए बोला गया उनको। केस वन सेकेंड सुप्रीम कोर्ट गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से उसमें सर वही सेम चीज, तो आर्टिकल 21 डिटेल में डिस्कस हुआ। मेनका गांधी में इंपॉर्टेंट क्या है सर, आर्टिकल 21, ये ध्यान रखना, 21 डिस्कस हुआ दोबारा से, इस पर खूब बहुत भयंकर, या बहुत बोल सकते हैं बहुत गहन जांच हुई, बहुत लंबी जांच चली इसके ऊपर सर। और उसके बाद कंफर्म हुआ कि नहीं सर सेम कहानी, सुप्रीम कोर्ट जो है उसने क्लियर बोला कि ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, राइट टू ट्रेवल आपका आर्टिकल 21 में आता है, 21 जो है बेसिक स्ट्रक्चर में आता है सर। तो सरकार ऐसे बिना कारण बताए किसी का भी पासपोर्ट जब्त नहीं कर सकती सर कभी भी। सेम चीज आपका मिनरवा मिल्स हुआ सर। मिनरवा मिल्स बेसिकली क्या है सर आपका, इस केस के अंदर 1980 का केस है सर ये, है ना। मिनरवा मिल्स में क्या हुआ, बेसिकली आपकी मिनरवा एक मिल थी, किसकी, कपड़े की मिल थी, सिल्क वाली, कहां पर, कर्नाटक में सर। तो हुआ क्या, कर्नाटका के अंदर जो मिल थी, सरकार ने 1980 के अंदर सरकार थी आपकी, जो इंडियन गवर्नमेंट थी, उसने लॉ पास किया। उन्होंने बोला कि ये मिल जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, यानी उनका ये कहना था कि जो जो मिल्स प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही हैं उनको सरकार ने अपने अंडर में ले लिया। तो जो नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन था, कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी थी, पीएसयू थी, तो उसने इसका टेक ओवर कर लिया, यानी मिनरवा मिल्स को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया, इसका पूरा पूरा सिस्टम अपने हाथ में चलाने लग गए वो। इस चीज को चैलेंज किया गया कहां, कोर्ट के अंदर सर। तो सुप्रीम कोर्ट में वापस से गया, सुप्रीम कोर्ट में फिर से वही सेम कहानी कि सर कोई भी चीज अगर घाटे में जा भी रही है तो उसको सरकार ले कह सकती है। भाई सरकार का रोल क्या है इसमें, अगर घाटा हुआ भी है उसमें एग्जाम्पल के लिए, तो वो तो पर्सनल थी ना भाई, पर्सनल चीज को आप ले कह सकते हो सर। तो उसमें वापस से वही सब चीजें डिस्कस हुई है पूरी पूरी, कि राइट टू प्रोफेशन आता है आपका, आर्टिकल 21 में था ना, आर्टिकल 19 में भी था, और 21 में लिबर्टी है चलाने की और वो सब सारे काम करने की। तो इस पर भी अच्छा खासा डिस्कशन हुआ, और उसके बाद वही कंक्लूजन निकला कि सर ये जो आपका ये वाला आर्टिकल है, ये भी आपको जो इसके अंदर डिस्कशन में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि इसके साथ छिड़खानी नहीं कर सकते कैसे भी सर, ये आपको मानना ही पड़ेगा। तो एक लेवल पे इस तरह चीजें चली हैं बहुत सारी सर, बाकी केस तो और भी हैं, और मैंने सारे इंपॉर्टेंट जो केसेस हैं आपके, चाहे वो इंदिरा साहनी हो, जो भी आपका इंपॉर्टेंट गोलकनाथ केस है अपना, वो सब भी डिस्कस हुए हैं सर लाइन से। एक अलग से वीडियो है पूरी, उसमें सब कुछ डिस्कस किया हमने, इंपॉर्टेंट केसेस ये तो थे सिर्फ एफआर के, और उसमें डिस्कस हुए हैं और सारे भी। अब जैसे देखो इसमें एक केस और आता है, अगर आपको मैं थोड़ा ले ही चले उस पर एक रफली उसके लिए सर, तो वो है देखो आपका इंदिरा साहनी केस। ठीक है सर,
और वो आता है सर आपका बेसिकली इसके अंदर 1992 में है सर। इसके अंदर था बेसिकली कि जो रिजर्वेशन है वो 50% को क्रॉस नहीं करेगा, तो रिजर्वेशन शुड बी लेस देन 50%, ये सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन में बोला था। रिजर्वेशन पर कैपिंग लगाई गई कि वो 50% को क्रॉस नहीं करेगा, इसीलिए रिजर्वेशन 49.5 था। हालांकि उसे क्रॉस कर दिया गया है ईडब्ल्यूएस वाले में। ईडब्ल्यूएस जब दिया गया आपको 103 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया उसके अंदर दे दिया है, उसको क्रॉस कर दिया, उसके लिए अलग रीजन दिया गया उसका, वो सब चीजें। लेकिन इंदिरा साहनी जजमेंट सीधा क्वेश्चन आता है किससे रिलेटेड है, तो सर रिजर्वेशन से है। तो आर्टिकल 15 और 16 कवर होते हैं इसके अंदर। इंदिरा साहनी जजमेंट में आपके कौन से आर्टिकल कवर हो रहे हैं, 15 और 16 सर। इस तरह से बनते हैं क्वेश्चन, जो बनता है ना आपके जिनके आंसर आते हैं वो ये चीज है सर, सिंपल सा समझ गए अपन। और इस तरह से अपने क्वेश्चन आ रहे होते हैं, ठीक है। तो एक वीडियो पूरी और है उसकी आपके इंपॉर्टेंट केसेस की, उसमें बहुत सारे केस डिस्कस हुए हैं, जो केस रहे हैं अब तक सर इंपॉर्टेंट 7-8-10 केस हैं उसके अंदर, मेन केसेस आपके, वो सब बेरूबरी से लेके वो सब सबके सब डिस्कस करेंगे सर पूरे ना, ठीक है। और पढ़ते रहो सर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।